हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं रहेगी वो बताने की कोशिश करूंगा। हमारा जो भी एनालिसिस है इट इज बेस्ड ऑन ऑफिशियल सिलेबस ऑफ यूपीएससी सीएसई एज वेल एज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है प्री और मेंस के, प्लस हमारा खुद का जो एक्सपीरियंस है उसके लिहाज से चीजें हम आपको बताएंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर अपकमिंग प्री और मेंस एग्जामिनेशन। कोई हमारे क्लासरूम से अगर सीधा जुड़ना चाहता है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। ये सिर्फ सिंगल ऑफिशियल नंबर है और इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है, तो इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। बाकी कोर्स का जो भी हाईलाइट है उसको इस पे मेंशन किया गया है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा और कोई डाउट रहता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं फिर से नंबर रिपीट कर देता हूँ 6002417488। तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल बात करता है एम्पावरिंग वुमेन इन एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो वुमेन जो भी टॉपिक है उसको हम थीम के हिसाब से देखते हैं। अगर थीम के हिसाब से देखें तो चीजें समझने में ज्यादा आसानी होती है। तो वुमेन रिलेटेड इशू के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन का सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो इसमें जो मुद्दा है ये है वुमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, और वो भी स्पेशली कौन से सेक्टर में। इकोनॉमी का भी 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन और एम्पावरिंग ऑफ वुमेन इन विच सेक्टर? एग्रीकल्चरल सेक्टर। फॉर व्हाट? फॉर फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी का मुद्दा एक बार हम अगर साइड में भी रखें तो इसमें हमें देखना जरूरी क्या है कि हम कैसे वुमेन को आपका मेन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं इन एग्रीकल्चर। तो अभी अगर इंडिया का आप डेटा देखें तो जो आपकी रूरल वुमेन फोक है उनमें लगभग 70% वुमेन एग्रीकल्चर में एसोसिएट है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करती है, या फिर अदर जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती है, फॉरेस्ट्री हो, फिशिंग हो, या फिर आपकी अदर जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज होती है उसमें। और उसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन ऑफ वुमेन पॉपुलेशन है वो आपका एग्रीकल्चर से एसोसिएट है। तो अभी इसमें अगर आप देखें, यूएन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन डिक्लेयर किया है। ओके, द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर्स इन 2026। तो इसीलिए क्या है, आने वाले समय पे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको पूछ लिया जा सकता है कि 2026 ओके कौन सा ईयर माना गया है नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में। ओके, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स हिसाब से इसको सेलिब्रेट किया जाएगा टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट स्पेशली इन एग्रीकल्चर। तो अभी अगर हम देखें कि वुमेन का क्या इशू है इन एग्रीकल्चर, तो नंबर 1 आप देख सकते हैं रूरल एरिया में इंडिया में 70% वुमेन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। लेकिन जो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है, जो सॉइल है, उसका अगर आप मालिकाना हक देखें, ओनरशिप देखें, तो वो क्या है, मेल काउंटर पार्ट के पास है। दूसरा अगर देखें, जो आपकी एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है वो आपकी वुमेन फ्रेंडली नहीं है। तीसरा, जब आपके जो जमीन है, जो आपका लैंड है एग्रीकल्चरल, उसके ऊपर अगर मालिकाना हक नहीं है तो उससे क्या है, जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि क्रेडिट लेना पड़ेगा, तो वो क्रेडिट जब लेने जाएंगे फॉर्मल चैनल से, बैंक से, तो वहां आपका पेपर दिखाना पड़ेगा लैंड का, कोई मॉर्गेज रखना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, जो वुमेन को क्रेडिट मिलना चाहिए फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वो नहीं मिल पाती है। अगेन, जो आपका गवर्नमेंट स्कीम होता है, वेलफेयर स्कीम, जिसमें जैसे समझ लीजिए पीएम किसान है, तो उसमें अगेन वुमेन क्या रहती है आपकी, उसमें भी लैगिंग रहता है, बिकॉज जो स्कीम का बेनिफिट है वो वुमेन एक्सेस नहीं कर पाती है, ओनली बिकॉज कि उनके पास जो जमीन के कागजात है वो नहीं है, या फिर जमीन उनके नाम पे नहीं है। तो अभी एम्पावरिंग वुमेन इन एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, लैंड ओनरशिप देना। ओके, सेकेंडली, जो आपके इक्विपमेंट्स है वो वुमेन के लिए सुइटेबल हो उस तरीके से बनाना। थर्डली, आपका जो क्रेडिट है
फॉर्मल क्रेडिट अवेलेबिलिटी फॉर वुमेन, उसको बढ़ाना जरूरी है। थर्डली, जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उसको आगे बढ़ाना जरूरी है। वुमेन को एंटरप्रेन्योरशिप देना जरूरी है ताकि एग्रीकल्चर के साथ ही जो रूरल या फिर विलेज लेवल में जो आपकी इंडस्ट्रीज होती है उनको बूस्ट किया जा सके। तो इसमें मैंने आपको मुद्दा क्या है ओवरऑल समझाया कि 3-4 पॉइंट में हमें इस चीज को देखना जरूरी है। ओके, तो अभी चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट है क्या जो हम प्री और मेंस में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है, अभी ध्यान दीजिएगा, तो इसमें अगर हम एक फ्रेमवर्क के तहत देखें तो हमें फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स में ध्यान देना होगा। तो फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि मेन और वुमेन दोनों को ही आपका इक्वल पार्टिसिपेशन या फिर इक्वल मालिकाना हक होना चाहिए। फिर कैपेबिलिटी अप्रोच क्या कहता है कि जब इक्वालिटी आएगी, ओके, जो आपके जैसे लैंड ओनरशिप आएगा, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी रहेगी, तो वुमेन का क्या होगा, कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होगा। तो वुमेन क्या कर सकेगी, अपनी जो इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक आपका साउंडनेस है उसको बढ़ा सकेगी, जो वुमेन का इनकम है उसको बढ़ा सकेगी। और जब इकोनॉमिकली एम्पावर होंगे तो वो क्या करेंगे, डिसीजन मेक भी कर सकेंगे, डिसीजन मेकिंग भी की जा सकेगी बाय वुमेन, और वुमेन का जो वल्नरेबिलिटी है उसको कम किया जा सकेगा। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल जस्टिस। अभी क्या होता है आपका एनवायरमेंट के साथ, जैसे कि मिट्टी को माँ कही जाती है, ओके, धरती माता, तो धरती माता कहने का एक वजह क्या है, ओके, अगर लॉजिकली देखें तो वुमेन के पास क्या रहता है, नर्चरिंग कैपेसिटी रहती है, फर्टिलिटी की कैपेसिटी रहती है। लाइकवाइज जो जमीन है उसकी भी क्या है, फर्टिलिटी की कैपेसिटी रहती है, और वो पॉपुलेशन को नर्चर कर सकता है फूड से, ऑक्सीजन से, ओके, फिर आपके और जो भी अदर रिक्वायरमेंट्स है, ओके, लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो इसीलिए क्या है, आपका जो वुमेन का कनेक्शन है विथ दिस लैंड, वो एक क्या है, बहुत ही इंट्रिंसिक कनेक्शन है। तो इसीलिए क्या करना है, एनवायरमेंटल जस्टिस के लिए भी आपका वुमेन को एग्रीकल्चर में एम्पावर करना जरूरी है। अभी फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग का एग्रीकल्चर के ऊपर जो इम्पैक्ट है, ओके, इरेटिक रेनफॉल है, फिर आपका एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल सिंथेटिक फर्टिलाइजर की वजह से सबसे ज्यादा सफर कौन कर रही है, वुमेन पॉपुलेशन सफर कर रही है। क्यों, बिकॉज 70% वुमेन अगर एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है और लैंड की क्वालिटी डिग्रेड होती है, और आपका बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज अगर आपका लैंड का फर्टिलिटी खराब होता है, ओके, इरेटिक रेनफॉल होता है, तो अल्टीमेटली ये किसको इम्पैक्ट करेगा, वुमेन पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करेगा, ओके, वुमेन को ओवरऑल इम्पैक्ट करेगा। तो इसीलिए क्या करना है, एनवायरमेंटल जस्टिस भी देना जरूरी है। तो एनवायरमेंटल जस्टिस को हमने किससे लिंक करके देखा, एग्रीकल्चर से। कैपेसिटी कैसे बढ़ाना होगा, बाय मेकिंग देम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड, और ताकि क्या कर सके, एग्रीकल्चर में वुमेन एम्पावर हो सके। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें पास्ट ईयर में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेके। ओके, तो अभी एग्रीकल्चर करने के लिए ही क्या है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकती है और बेटर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस कर सकती है, और उससे क्या है, बेटर बार्गेनिंग का कैपेसिटी होगा, बेटर मार्केटिंग फैसिलिटीज ले पाएंगी, और वुमेन एम्पावर हो पाएंगी, जो रूरल वुमेन है स्पेशली। ओके, फिर इसमें और एक आप देख सकते हैं, एम्पावरिंग वुमेन इज द की टू पॉपुलेशन की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है बाय एम्पावरिंग वुमेन। तो अभी वुमेन एम्पावर के लिए अभी जरूरी क्या है, इसमें इकोनॉमिकली एम्पावर करना, एजुकेशन वाइज एम्पावर करना, स्किल वाइज एम्पावर करना, आपके इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम है उसको लेना, क्रेडिट की जो अवेलेबिलिटी है उसको देना। और जब क्या है, इकोनॉमिकली लोग आपके एम्पावर्ड होते हैं तो उससे क्या होता है, लोग आपके डिसीजन मेकिंग पावर्स को भी अचीव कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है, और उससे क्या है, वो अपने जो आपके रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, ओके, जो रिप्रोडक्टिव उनका हेल्थ है या फिर जो रिप्रोडक्टिव उनके डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, वो खुद से कर सकेंगे। ओके, तो ये जरूरी रहेगा, तो इनको लिंक करके देखना जरूरी है। ओके, तो अभी इसके लिए क्या की टेक अवेज लेना है या फिर वे फॉरवर्ड लेनी है, पॉलिसी डिजाइन करना है गवर्नमेंट लेवल में, टेक्नोलॉजी, ऐसे टेक्नोलॉजीज डेवलप करने हैं जिससे वुमेन क्या है, सहूलियत के साथ
सुइटेबली उसको यूज कर सके, सुइटेबल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन। फिर फाइनेंस में ऑलरेडी कहा है आपको कि जो क्रेडिट की एक्सेसिबिलिटी है उसको देना है। फिर आपका जो वुमेन पॉपुलेशन है उनके बीच में आपका जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, स्मार्ट सीड बैंक है, इनको प्रमोट करना जरूरी है। प्लस आपका डेटा कलेक्ट करना भी जरूरी है, कितने वुमेन फार्मर्स है एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, क्या आपकी दिक्कतें आ रही है, ये डेटा लेना जरूरी है। अभी ध्यान रखिएगा, जब मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इन पॉइंट्स में जवाब देनी जरूरी है और सभी चीज को आपको कनेक्ट करके हॉलिस्टिक वे में समझना जरूरी है, ताकि आप जब भी कोई क्वेश्चन बने एग्रीकल्चर के ऊपर तो आपको एग्जाम में पॉइंट लिखने में दिक्कतें ना आए और आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आराम से 150 वर्ड लिख पाए। तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बीटिंग चाइनास मिनरल डोमिनेंस। तो अभी अगर देखें तो जो आपका क्रिटिकल मिनरल है, इसमें स्पेशली क्रिटिकल मिनरल के बारे में बात किया गया है। तो अभी ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल मिनरल्स क्या है? ऐसे मिनरल्स जिससे क्या है मॉडर्न इकोनॉमी सस्टेन कर रही है या फिर मॉडर्न इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, ओके, फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए, फिर आपकी चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इन सभी चीजों में फिर मॉडर्न जो गैजेट्स है, जैसे मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट्स हो गए, ओके, इन सभी के लिए हमें क्या जरूरी है? क्रिटिकल मिनरल्स, जिन मिनरल्स का इस्तेमाल करके डिफरेंट तरह का जो आपका मॉडर्न गैजेट्स है, इक्विपमेंट्स है, इनको प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो अभी अगर देखें तो वर्ल्ड का जो 80% जो क्रिटिकल मिनरल है, ओके, या फिर डिफरेंट तरह का मिनरल भी ले लीजिए इसमें, या फिर रेयर अर्थ जो एलिमेंट है, इनको कौन प्रोड्यूस करता है? बाय चाइना प्रोड्यूस करता है, या फिर आप कह लीजिए रिफाइन करता है और इंटरनेशनल मार्केट में एक डोमिनेंस बनाए हुए है। तो अभी हमारा गोल क्या है कि हमें विकसित भारत, डेवलप इंडिया बनना है हमारे 100 साल की आजादी तक, बाय 2047। तो अभी 2047 तक हम विकसित भारत बनने के लिए हमें जो आपका क्रिटिकल मिनरल है उसके ऊपर सेल्फ सस्टेनेंस लाना पड़ेगा। तो अभी अगर आप देखें तो इंडिया के अगर आप अंदर अगर देखें तो हमारे पास पोटेंशियलिटी है, ओके। तो हमारा ज्योग्राफी अगर देखें तो इसमें क्या है, बहुत सारे मिनरल से भरा हुआ है, डिपॉजिट है। जैसे आपका इसमें देख लीजिए डिपॉजिट ऑफ लिथियम, जो आपके क्या होता है ईवी में इस्तेमाल होता है। तो जम्मू कश्मीर या फिर कर्नाटका, ओके, रेयर अर्थ में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, टाइटेनियम में कोस्टल स्टेट लाइक केरला। लेकिन क्या है, इतना मिनरल होने के बाद भी ये अनएक्सप्लोर्ड है या फिर अंडर एक्सप्लोर्ड है। तो इसको एक्सप्लोर करना जरूरी है और एक्सप्लोर करने के लिए क्या है, आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना जरूरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना जरूरी है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में इसमें मेंशन किया गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए हमें ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा, ताकि जो 80% जो डोमिनेंस है चाइना का, उसको हम आपका खत्म कर सके या कम कर सके, और हमारा जो आपका डिपेंडेंसी है ऑन चाइना उसको घटा के वर्ल्ड में भी हम क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है। और ध्यान रखिएगा कि क्रिटिकल मिनरल के ऊपर प्री एज वेल एज मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, ओके। तो अभी इसमें जो आप ध्यान दीजिए कि कौन से स्टेट में लिथियम पाई जाती है, ऑलरेडी ये एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला जो आपका जम्मू कश्मीर का कुछ रियासी डिस्ट्रिक्ट था उसमें ये पहले प्राप्त हुआ था, उसके बाद कर्नाटका में भी मिला है, ओके। तो इस तरह से क्या है, ये जो नई डेवलपमेंट है इनको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और प्लस जब मेंस में आप लिखेंगे कि हमारे पास क्या पोटेंशियलिटी है क्रिटिकल मिनरल का, तो आप मेंशन कर सकते हैं इन जगह का नाम, ओके, कि इंडिया में भी अवेलेबल है। और प्रॉब्लम क्या है आज के समय पे, कि हमारा जो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, ओके, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, वो बहुत कम होने की वजह से हम अभी भी ये इन चीजों को एक्सप्लोर पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। और चाइना का डोमिनेंस बढ़ रहा है वर्ल्ड में, ओके। चाइना इवन इसको वेपनाइज भी कर रहा है, जो इंडिया के लिए सही नहीं है, प्लस वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी सही नहीं है। तो इसमें इंडिया कैसे एक प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकती है, ऐसे प्ले कर सकती है कि जो मिनरल्स है उसको एक्सप्लोर कर सकती है, और जो वैल्यू चेन है एक्सपोर्ट का, उसमें हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ओके। और इसमें हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा,
जीडीपी बढ़ेगी, ओके, हमारा एक्सपोर्ट अर्निंग बढ़ेगा, ग्लोबल लेवल में स्टेचर बढ़ेगा, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दिशा में हम आगे जाएंगे, स्किल जो है वो एनहांस होगा, हमारा ओवरऑल डिफेंस सेक्टर में इंप्रूवमेंट आएगा, फिर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम चाइना वो हम खुद ही प्रिपेयर कर सकेंगे घर में, फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आगे बढ़ेंगी और प्रमोट होगा, तो उससे हमारा जो ग्रीन हाउस का जो गैस का जो टारगेट है नेट जीरो का बाय 2070 उसको हम फुलफिल कर पाएंगे। तो इन सभी चीजों को एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ऑलरेडी पूछा है, आप देख सकते हैं 2021 यूपीएससी का जो GS3 का मेंस का पेपर था। डिस्कस इंडिया स्ट्रैटेजी फॉर सिक्योरिंग क्रिटिकल मिनरल्स नीडेड फॉर क्लीन एनर्जी, तो क्लीन एनर्जी से लिंक करके पूछा गया है, तो विंड टरबाइन के लिए, ओके, देन आपके अगेन ईवी के लिए, ओके, देन आपके सोलर पैनल्स के लिए हमें क्लीन एनर्जी, ये क्लीन एनर्जी का सोर्स है या फिर आपका पोल्यूशन कम करेगी, तो इससे अभी इसको बनाने के लिए जरूरी क्या है, क्रिटिकल मिनरल, तो क्या स्टेप्स लिया है वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्रिटिकल मिनरल के ऊपर बहुत सारी क्वेश्चंस पूछी गई है, तो ये देख सकते हैं इंडियाज डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर रेयर अर्थ एंड द रोल ऑफ डिप्लोमेसी इन डी रिस्किंग सप्लाई चेन, तो कैसे हम डी रिस्क कर सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग इन इंडिया, ओके, बाय एक्सप्लोरिंग आवर ओन पोटेंशियलिटीज, और उसके लिए क्या करना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, तो ये सभी चीजें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या स्टेप्स ली है, काबिल स्टेप लिया है, काबिल क्या है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड बनाया गया है, जिसके तहत क्या किया गया है, जो आपकी क्रिटिकल मिनरल रिच रीजन है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अफ्रीका, इनके साथ आपकी डील की गई है कि मिनरल को एक्सप्लोर किया जाना है, ओके, फिर इंडिया रशिया आर्कटिक कोलाबोरेशन किया गया है, तो आर्कटिक रीजन में अभी क्या है, आपकी बर्फ मेल्ट हो रही है, जो आइस है मेल्ट हो रहा है, तो वहां पे बहुत सारा क्रिटिकल मिनरल मिल सकता है, तो इसके ऊपर और एक आर्टिकल अभी थोड़े बाद में हम देखेंगे। फिर इंडियन ओशन रीजन में भी आउटरीच चल रहा है, जैसे मत्स्य 600, जो 600 नहीं 6000, जो 6 किलोमीटर तक जाएगा, ओके, तो उसमें वो क्या है, एक सबमर्सिबल है, तो हमारे इंडियन ओशन के जो ओशन बेड है उसमें कौन से आपके पोटेंशियलिटीज है, तो वो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, ओके। फिर जो आपका माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है उसको भी अमेंड किया गया है, ओके, और ईज लाई गई है। फिर स्ट्रेटेजिक प्रोसेसिंग जोन डेवलप किए जाने हैं, ओके, फिर क्रिटिकल नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लिया गया है, ओके, तो ये सभी चीजें आप स्टेप्स टेकन में मेंशन कर सकते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, एक आपकी स्पेशल एरिया होती है, ओके, देश के अंदर ही, जिसको डेजिग्नेट कर दिया जाता है एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या है, कुछ सहूलियत दी जाती है, फॉर एग्जांपल जो रेगुलेशन है वो बहुत कम होता है, ओके, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, टैक्स हॉलीडे दी जाती है कि एक समय तक 5-10 साल तक टैक्स जो है उसमें छूट दी जाएंगी, और जो क्लियरेंस चाहिए डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडी से उसको सिंगल विंडो में ही दिया जाता है एकदम ईज के साथ, ओके, और जो लेबर लॉ है वो भी रिलैक्स्ड की जाती है, तो इससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स है वो इनकरेज हो जाते हैं और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो अभी हर स्टेट में अगर दो चार करके अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन रहा तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ओके, इससे क्या होगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इससे क्या होगा, हमारा स्किलिंग जो है वो डेवलप होगा, बाहर से कैपिटल आएंगे, हमारा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी है वो बढ़ेगा, ओके, और जो रीजन के बीच में डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट रीजन के बीच आप देख सकते हैं कि क्या है, अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो उस अनइवननेस को हम क्या कर सकेंगे, इवन कर सकेंगे, बराबर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम डिफरेंट रीजन में दे सकेंगे, और जो रीजनल प्रॉब्लम है उससे हम निपट पाएंगे, ओके, आई होप चीजें आपको इजीली समझ में आ रही है। तो अभी ध्यान रखिएगा, एशिया का जो फर्स्ट आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, पहले इसको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहा जाता था, इसको कांडला में बनाया गया था गुजरात में 1965 में, ये पहला आपका एक्सपोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिसको पहले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नाम से जाना जाता था, तो ये पॉइंट जो है प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है,
ओके। उसके बाद क्या हुआ, हमने चाइना का सक्सेस देखा, तो ये जो 65 में था, ज़्यादा हमने सक्सेस इसमें अचीव नहीं की। क्यों नहीं की, आपको पता ही है कि हम उस समय क्या थे, आपके सोशलिज्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और कैपिटलिज्म को या फिर कैपिटलिस्ट जो मार्केट है उसको प्रमोट नहीं कर रहे थे, उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे थ्रू एक्ट लाइक MRTP एक्ट। ओके, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस था फॉरेन कैपिटल के ऊपर और डोमेस्टिक कैपिटल के ऊपर, तो इसीलिए क्या था, उस समय ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। ओके, तो अभी उसके बाद हमने जब चाइना का सक्सेस देखा कि बाई 2000 चाइना बहुत आगे बढ़ चुका था, तो इसीलिए हमने भी क्या किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बनाया। ओके, और इसमें ये जो फैसिलिटीज अभी मेंशन की, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स हॉलिडे, ये सब प्रोवाइड किए जाने लगे। ओके, लेकिन उसके बाद भी क्या है, अगर हमने SEZ एक्ट लिया, फिर भी क्या है, प्रॉब्लम कुछ आई। क्या प्रॉब्लम आई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया लैंड एक्विजिशन का। ओके, कि लैंड जो आपका लेना पड़ता है फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, उसमें दिक्कतें आने लगी। और लैंड का जो सब्जेक्ट है ये आपका क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। तो फेडरलिज्म के अंदर भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच भी तनाव आने लगा, एक आपका फ्रिक्शन देखा जाने लगा। ओके, तो उसके बाद अभी क्या किया जा रहा है हाल ही में, ओके ध्यान रखिएगा, कहीं पे मेंशन होगा, ये रहा। कुछ दिन पहले मैंने ये टॉपिक कवर भी किया था कि रिसेंटली SEZ में कुछ चेंजेस लाए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा चेंजेस क्या है कि पहले जो मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट था वो 50 हेक्टेयर था, उसको अभी 10 हेक्टेयर कर दिया गया है कि आप मिनिमम 10 हेक्टेयर में भी अगर खोलते हैं तो उसको भी SEZ का दर्जा दिया जा सकता है 10 हेक्टेयर लैंड को। जो क्या करेगा, हमारे जो स्मॉल एंड आपके मीडियम एंटरप्राइज है उसको डेवलप करेगा, और क्लस्टर बेसिस में, ओके, छोटे छोटे समूहों के बेसिस में हम पूरे देश में, स्टेट के डिफरेंट जिले में हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना सकेंगे। और उससे क्या होगा, आपका जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो प्रोडक्शन है, सर्विसेज का प्रोडक्शन, आपका गुड्स का प्रोडक्शन हो या सर्विस प्रोवाइड करना हो, उसमें सहूलियत आएंगी और हमारा एक्सपोर्ट भी डेवलप होगा, और इससे हम क्या होंगे, आत्मनिर्भर भी बनेंगे। हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी इंप्रूव होगा। बस ये जो मैं आपको कुछ चंद बातें बता रहा हूँ ना, जो कीवर्ड्स बता रहा हूँ, इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में वैसे भी आपको चीजें 150 से 250 वर्ड के बीच में लिखनी है। इसीलिए क्या करना है आपको, हमने हर एंगल से पॉइंट दी है इसमें। ओके, लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, जो कीवर्ड्स है उसको ज्यादा ध्यान में रखना जरूरी रहेगा, ताकि आप 2 पेज के अंदर आंसर को समराइज कर सके। ओके, ध्यान दीजिएगा इस बात में। ओके, तो अभी विकसित भारत बनने के लिए हमें क्या करना है, डेवलप इंडिया बाय 2047, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसको भी डेवलप करने जरूरी है, हर स्टेट में, हर जिले में डेवलप करना जरूरी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है, द पॉवर्टी लाइन हैज मूव्ड बट हैव बेसिक वल्नरेबिलिटी वल्नरेबिलिटीज इरेस्ड। ओके, और ईस्ट। तो अभी ध्यान रखिएगा कि जो पॉवर्टी लाइन है वो तो डिक्लाइन होती जा रही है। एक समय पे 30% पॉवर्टी था, आज से आपके एक डेकेड पहले, तो अभी वो घटते घटते 14% पे आया है। तो अभी इसमें ध्यान दीजिएगा कि पॉवर्टी तो घटी है। ओके, पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी लाइन जो हमारा आपका दिखाया जाता है कि APL है या BPL है, तो अभी पॉवर्टी लाइन जो है वो घटी है, नो डाउट, लेकिन क्या जो वल्नरेबिलिटी है वो कम हुई है? लोगों को क्या अभी भी जीने में जो सहूलियत चाहिए, एक अच्छा लाइफ चाहिए, क्या वो मिला है? तो वो आप ऑब्वियसली कह सकते हैं नो। इसका आंसर आप नो लिख सकते हैं। क्यों? आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे देश में जो पॉवर्टी लाइन डिसाइड की जाती है वो मोस्टली कैलोरीज के ऊपर डिसाइड की जाती है। कहीं पे मेंशन होगा आपका इधर, जैसे आपके अलग कमेटी 1979 में आया था, फिर तेंदुलकर कमेटी, फिर रंगाराजन कमेटी। तो अलग कमेटी ने क्या किया था, पॉवर्टी लाइन को किसके ऊपर बेस रखा था, मिनिमम कैलोरीज इनटेक, कि दिन में आपको 2000 कैलोरी चाहिए या फिर 2200 कैलोरी चाहिए। तो सिटी के लिए अलग है, टाउन एरिया के लिए अलग है, और आपका टाउन एरिया या फिर रूरल एरिया के लिए ये अलग है। तो कैलोरी इनटेक हो गया, मतलब आप क्या है, पॉवर्टी से ऊपर है, आप BPL कैटेगरी के नहीं है। तो क्या अगर लोग अगर सिर्फ कैलोरी लेंगे तो उससे क्या वल्नरेबिलिटी कम हो जाएंगी? ओके, जो उनकी लाइफ की दिक्कतें हैं वो कम हो जाएंगी? ऑब्वियसली नहीं होंगी। तो अगर आप देखें तो कोई बेघर है, उसको भी सड़क में समझ लीजिए खाना मिल रहा है, तो उससे हम नहीं, ये नहीं कह सकते कि पॉवर्टी खत्म हो गई है। तो पॉवर्टी लाइन आपका
में देखे तो इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन वल्नरेबिलिटी अभी भी ईज्ड नहीं हुई है या फिर इरेज नहीं हुई है। लोग अभी भी देख सकते हैं कि आप सैनिटेशन का फैसिलिटी, ओके, टॉयलेट का, यूरिनल का, ओके, साफ पानी का, फिर आपके एक वेल फर्निश्ड घर का, ओके, वेल फर्निश्ड का मेरा मतलब है कि आप एक अच्छा घर, जैसे 2 रूम का एक किचन का घर सबके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये जो वल्नरेबिलिटीज है ये अभी भी दूर नहीं हुई है। आज भी लोगों के पास क्या है, अपना छत नहीं है। ओके, आज भी लोग क्या करते हैं, कुकिंग फ्यूल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। नो डाउट उज्ज्वला योजना ने बहुत कुछ आगे बढ़ाया है, लेकिन आज भी लोग क्या है, आपके सपोज एक बार जो गैस मिला उसके बाद फिर से वो गैस को एक्सेस नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास इतना कमाई नहीं है। तो इसीलिए अभी जरूरी क्या है, हमें ध्यान देना है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। तो मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है, ओके, एमडीपी, तो उसमें एमडीपी क्या कहती है कि किसी के पास घर है या नहीं है, घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, स्वच्छ पानी है या नहीं है, अच्छा सैनिटेशन का फैसिलिटी है या नहीं है। ओके, तो ये 4-5 जो क्राइटेरिया है ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम कह सकते हैं कि जो वल्नरेबिलिटी है वो बहुत दूर तक कम हुई है। ओके, अभी आप घर में हैं, ओके, आपके घर में घर है तो आपकी एक वल्नरेबिलिटी कम हुई, इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरी वल्नरेबिलिटी कम हुई, तीसरा आपके पास कुकिंग गैस है, तीसरी वल्नरेबिलिटी दूर हुई, स्वस्थ अच्छा पानी है तो इससे चौथी वल्नरेबिलिटी दूर हुई, जिससे आप अच्छा पानी पी के स्वस्थ रह सकते हैं। पांचवा हुआ आपका टॉयलेट हो गया, यूरिनल हो गया, उसकी फैसिलिटी है कि नहीं है। तो ये 4-5 जो मेन सहूलियत है ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी ध्यान रखिएगा, इस सभी के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्कीम ली है। नो डाउट इम्प्लीमेंटेशन लेवल में थोड़ा वीकनेस है या फिर आपका करप्शन के जो केसेस है वो दिखाई पड़ते हैं, तो इन सभी चीजों को दूर करना जरूरी रहेगा। ओके, तो जो चीजें मैंने आपको बताई उसको एक बार ध्यान से इसमें और बारीकी से देख लीजिएगा। ओके, तो सिर्फ हम क्या करें, कैलोरी इनटेक को देखें तो उससे नहीं होगा। ओके, लोगों की और भी जो वल्नरेबिलिटीज है उनको दूर करना पड़ेगा ताकि लोग क्या करें, एटलीस्ट मिनिमम एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट ट्रेड, ट्रेड एंड कॉमर्स। लेट्स लुक अक्रॉस एज मैनी सीज एज पॉसिबल। तो अभी इसमें स्पेशली ये डिस्कस किया जा रहा है कि हमारे देश में ट्रेड को लेके क्या प्रॉब्लम अभी भी परसिस्टेंट है। तो 1991 से पहले हमने सोशलिस्टिक पॉलिसीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था। ओके, ये प्री 1991। तो हमने इसमें ध्यान दिया था कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होना चाहिए, मतलब हम कोई भी चीजें इंपोर्ट नहीं करेंगे, हर चीज को अपने देश में ही क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। ओके, और कोई बाहरी जो सामान है वो बहुत लिमिटेड देश में आएगा, इंक्लूडिंग जो फॉरेन कैपिटल है, मतलब कोई कैपिटलिस्ट आके यहाँ पे कंपनी भी नहीं लगा सकेगा। तो वैसा कुछ व्यवस्था था 1991 से पहले। बट 1991 तक क्या हुआ, देश ने इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था। तो उसके वजह से क्या हुआ, हमने जो आपका रुख था इकोनॉमी का उसको मोड़ा और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ली, एनईपी, जिसके तहत हमने इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन लाया, प्राइवेटाइजेशन लाया और ग्लोबलाइजेशन को एंश्योर किया। तो इसके तहत अभी क्या हुआ कि धीरे धीरे जो इकोनॉमी है वो बढ़ने लगी, हमारा जो आपका जीडीपी है वो सर्ज होने लगा और जीडीपी मिनिमम 6% से ऊपर ही रही। लेकिन आज के समय अगर देखें फिर भी कमी हमारी इकोनॉमी में दिखाई पड़ती है। और वो कमी कौन सी है कि मैन्युफैक्चरिंग में हम अभी भी लैग कर रहे हैं। ओके, छोटा से छोटा सामान हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, बहुत सारी सामानें बनती है लेकिन बहुत कुछ हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही देख सकते हैं। ओके, बहुत डिफरेंट तरह की गाड़ियां भी देख सकते हैं, फिर बाइक भी देख सकते हैं। ओके, तो ये बहुत सारे सामान हम क्या करते हैं, बाहरी देशों से इंपोर्ट करते हैं। तो इतना बड़ा देश होने के बाद, इतनी ज्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड होने के बाद, इतना ज्यादा पोटेंशियलिटी रहने के बाद जरूरी क्या है कि हम अपना जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको और बढ़ावा दे और उसको बढ़ाए और कॉम्पिटिटिव बनाए इंटरनेशनल मार्केट के साथ, और हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि हमारे देश के अंदर जो अभी प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है ट्रेड एंड कॉमर्स में उसको हमें ठीक करना जरूरी रहेगा। तो ट्रेड एंड कॉमर्स में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम है वो क्या है, आपकी ओवर रेगुलेशन है। ओके, जिसको इकोनॉमिक सर्वे 2024 ने भी मेंशन किया है कि जो ओवर रेगुलेशन है उसको कम करना जरूरी है। दूसरा अगर प्रॉब्लम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, रोडवेज हो, रेलवेज हो, एयरवेज हो, फिर आपके जो वाटरवेज हो, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
इम्प्रूव्ड है नो डाउट, लेकिन अभी भी डिजायर्ड लेवल पे नहीं है जिससे ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करे। तो इन सभी चीज़ों में ध्यान देना ज़रूरी है। फिर एनर्जी में हमारा प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम है। ओके, फिर जो अदर एनर्जी रिक्वायरमेंट है, पेट्रोलियम हो, डीजल हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, इन सभी चीज़ों को हमें प्राप्त करना ज़रूरी रहेगा। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। इसको एक बार आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, चीज़ें बढ़िया से आपको समझ में आएंगी। ओके, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्री और मेंस में, वो इसमें मेंशन हमने किया है, एक बार इसको देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है रिगार्डिंग ड्रोन। ओके, हाउ ड्रोन्स आर द न्यू फेस ऑफ वारफेयर। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितना प्रिसीजन टारगेटिंग होता है बाय दिस न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज ड्रोन। ओके, और अनमैन आर्म व्हीकल, जिसमें क्या है, कोई फोर्स बैठने की जरूरत नहीं है, इसको रिमोटली इसको ऑपरेट करके दुश्मन को टारगेट किया जा सकता है। तो अभी हाल ही में अगर देखें, रशिया यूक्रेन वॉर में देखें, तो फिर जो रिसेंट जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो क्लैश हुआ उसमें देखें, फिर अगर आप देखें जो यूएसए का जो डिफरेंट ऑपरेशंस रहता है वेस्ट एशिया में। ओके, फिर अगर आप देखें इजराइल और हमास के कन्फ्लिक्ट में। ओके, तो इन सभी चीज़ों में क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। तो अभी जो ड्रोन का इस्तेमाल है, इसको अगर देखें तो सबसे पहले यूएसए ने स्टार्ट किया था। ओके, 21st सेंचुरी में जो 2001 का जो 9/11 यूएस अटैक था, उसके बाद ही यूएस स्टार्टेड यूजिंग ड्रोन। तो तभी ये ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, लेकिन आज के समय पे देखें तो ये काफ़ी आपका एक क्या है, नया टेक्नोलॉजी है जो मॉडर्न वारफेयर टेक्निक्स में एक नई एज प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें अभी हमें देखना ज़रूरी ये है कि जो आपका पहला इसका हिस्ट्री क्या है। ओके, देन मॉडर्न अभी टर्निंग पॉइंट में देखें, जो नगर्नो काराबाख वार है। ओके, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में इस रीजन को लेके टेंशन है, नगर्नो काराबाख। तो ये ऑलरेडी आपके सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि नगर्नो काराबाख रीजन को लेके कौन से दो स्टेट के बीच में टेंशन है। तो इसमें ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। फिर अब 2022 से जो यूक्रेन रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ओके, तो 21-22 से, तो उसमें भी ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। ओके, तो उसमें कामाकाजी ड्रोन इस्तेमाल किया गया है। तो कामाकाजी ड्रोन क्या है, सुसाइड ड्रोन है। ओके, कि ये लॉइटर करते रहेगा एक जगह में जाके और तब तक अटैक नहीं करेगा जब टारगेट को लॉक नहीं कर देता है। तो टारगेट को लॉक करने के बाद क्या होता है, ये उस जगह में खुद से ब्लास्ट हो जाता है। तो इससे क्या है, अभी रॉकेट जो है उसमें भी प्रिसीजन रहता है, लेकिन कामाकाजी ड्रोन या फिर आपके जो सुसाइड ड्रोन है उसका प्रिसीजन बहुत ज्यादा होता है। ओके, ये लॉइटर करते रहता है टारगेटेड एरिया में। ओके, 10 घंटे 20 घंटे तक लॉइटर कर सकता है। लॉइटर करने के बाद अगर टारगेट लॉक हुआ और कंफर्म हुआ तो ये वहां पे ब्लास्ट कर सकता है। ओके, और अगर नहीं हुआ टारगेट लॉक या फिर टारगेट नहीं मिला, ओके, आफ्टर ऑब्जर्वेशन, तो ये वापस भी आ सकता है। तो इसमें क्या है, आपका एक प्रिसीजन टारगेटिंग देख सकते हैं और कोई आपका लॉस भी नहीं होता है। जो अटैक है वो मिस होने की जो चांसेस है बहुत कम है इसमें। ओके, तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो इन फ्यूचर पूछा जा सकता है कि किस तरीके से रोबोटिक्स का, एआई का, सैटेलाइट इमेजिंग का इस्तेमाल करके हम ड्रोन से अटैक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अभी रिसेंटली देखें तो आपके अभी इंडिया को क्या क्यों जरूरी है ड्रोन का, क्योंकि हम घिरे हुए हैं दुश्मनों से, स्पेशली पाकिस्तान और चाइना, जो दो इंपॉर्टेंट थ्रेट है। और अभी बांग्लादेश का भी जो रुख है उससे भी इंडिया को क्या है, थ्रेट आ सकता है इन फ्यूचर। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ऐसे जो प्रिसीजन टेक्नोलॉजी है जिसे हम प्रिसाइज अटैक कर सकते हैं, तो वैसे टेक्नोलॉजी में हमें भी लेवरेज हासिल करनी जरूरी है। तो अभी पाकिस्तान के साथ जब हमारा कन्फ्लिक्ट हुआ इन ऑपरेशन सिंधु, तो उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान ने चाइनीज मेड ड्रोन, टर्किश मेड ड्रोन का इस्तेमाल किया था। फिर चाइना अगर पाकिस्तान को इतना ड्रोन सप्लाई कर पा रहा है तो उनके पास भी बहुत ज्यादा ड्रोन है, तो ये क्या कर सकता है, एलएसी में हमारा जो पोजीशन है उसको वीक कर सकता है। तो इसीलिए हमें भी ड्रोन में डेवलपमेंट हासिल करनी जरूरी रहेगी। और एक आपका क्या है, स्ट्रैटेजिक लेवल पे सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनना जरूरी रहेगा ताकि हम इन चैलेंजेस को टेकल कर सके। ओके, फिर एंटी ड्रोन मिसाइल, इन सभी चीजों को भी हमें रेडी रखना होगा। ओके, तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो अभी प्रोडक्शन बहुत कम है हमारे देश में, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो एमएसएमई है, जो स्टार्टअप है, उनको इंसेंटिवाइज करना जरूरी है। ओके,
तो जो आपका फिर वल्नरेबिलिटी टू जैमिंग है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एआई बेस्ड फ्रीक्वेंसी होपिंग करनी है। ओके, तो ये सभी चीजें देखनी है। देन टेररिस्ट इसको मिसयूज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या करनी है, आपके ड्रोन को रेडी रखना जरूरी है ताकि हम काउंटर अटैक कर सके। ओके, और अटैक से देश को बचा सके। तो इन सभी चीजों को हमें देखना जरूरी रहेगा। फिर इसमें और एक सजेशन दिया है कि स्ट्रेटेजिक ड्रोन रिजर्व हम रख सकते हैं। ओके, जितना ज्यादा हो सके उतना ड्रोन हम रिजर्व रखें, जैसे हम ऑयल को रिजर्व रखते हैं। ओके, स्ट्रेटेजिक ऑयल जिससे रिजर्व होता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दे सकते हैं डिफरेंट स्टार्टअप एंड एमएसएमईज को जो ड्रोन बनाती है। ओके, तो उनको हम R&D में मदद कर सकते हैं, हमारी जो सरकार है या फिर हमारा जो देश है। ओके, और आपके इन ड्रोन को हम और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, और ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर कर सकते हैं, और हमारी डिफेंस भी इसको ले सकती है। ओके, प्लस हम इसको बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट नेशन को। ओके, तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था पहले, इंडिया स्टेक इन दी कमिंग आर्कटिक रश। तो अभी जो आर्कटिक रीजन है, मतलब जो नॉर्दर्न पोल है, तो बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वहां की अब बर्फ देख सकते हैं पिघल रही है। तो इससे क्या है, आपका जो नॉर्दर्न सी रूट है वो खुलेगा। तो हम क्या कर सकेंगे, आपका जो स्वेज कैनल होके जाते हैं, ओके, या फिर हम पैसिफिक ओशन जो आपका मलाक्का स्ट्रेट होके जाते हैं, उसको हम बाईपास कर सकते हैं अपना जो ट्रेड है। ओके, और नॉर्दर्न सी रूट के जरिए हम कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है या फिर आर्कटिक रीजन है, उसमें जब बर्फ गलेंगी तो इसके नीचे जो रिसोर्सेस होगा, क्रिटिकल मिनरल हो या फिर डिफरेंट हाइड्रोकार्बन, अबाउट ये आपका ऐसा जताया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 25% आपकी डिफरेंट रिसोर्सेस हो सकती है, हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेस, जैसे पेट्रोलियम हो, ओके, डीजल हो, ये जो प्रोडक्ट्स है, या फिर नेचुरल गैस हो। तो इन सब चीजों में हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं इन आर्कटिक रीजन। तो आर्कटिक रीजन में हमें अपना इंटरेस्ट बना के रखना चाहिए, क्योंकि चाइना जो है वो भी बहुत ज्यादा असर्टिव हो रहा है आर्कटिक रीजन को लेके, जबकि वो एक आर्कटिक नेशन नहीं है, लेकिन खुद को वो आर्कटिक नेशन की तरह आपका प्रोजेक्ट करता है। ओके, तो हमें भी जो अपना पोजीशन है उसको स्ट्रांग रखना चाहिए। ओके, और कंट्रीज लाइक जो आर्कटिक कंट्रीज है लाइक रशिया, इनके साथ जो रिलेशन है उसको बेटर बना के रखना चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। तो बाकी इसमें सभी चीजें मेंशन की गई है। तो अभी हाल ही में APSC में ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी जो आपकी रिसर्च स्टेशन है साउदर्न जो हेमिस्फीयर है, मतलब एंटार्क्टिक में ऑपरेशनल है। तो पहला जो आपका स्टेशन था दक्षिण गंगोत्री था, ये तो फंक्शनल नहीं है। मैत्री और भारती फंक्शनल है। तो इसको मैंने पहले भी आपको बताया था, जब आर्कटिक रीजन के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो अंटार्कटिक को भी डिस्कस किया था। फिर 2008 में क्या किया, हमने हिमाद्री स्टेशन आपका जो नॉर्वे का सॉलवार्ड है वहां पे सेटअप किया, ताकि हम आर्कटिक रीजन को भी रिसर्च कर सके, इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है उसको रिसर्च कर सके। ओके, और 2013 में जो आर्कटिक काउंसिल है, ध्यान रखिएगा हम इसका मेंबर नहीं है, हमें ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा इसमें मिला है। ओके, मेंबर कौन है इसमें आर्कटिक काउंसिल में, जो आपके आर्कटिक नेशन है। ओके, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यही लास्ट आर्टिकल था। आई होप चीजें आपको समझ में आई है। ओके, तो एक बार खुद से अच्छी तरीके से पढ़िएगा, और कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन है उसमें। और बात करना चाहते हैं तो सीधा, अगर कोई डाउट है तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। ओके, तो इसी के साथ आज का जो एनालिसिस है वो यही समाप्त होता है। तो अभी मुझे सिर्फ आज का जो एनालिसिस है, मतलब 11 का, वो पेंडिंग रह गया है, उसको मैं शाम तक या फिर कल सुबह तक कवर कर दूंगा, कल का भी कर दूंगा कल। ओके, थैंक यू।